हेलो गाइस, आई एम संजीव। यू आर मोस्ट वेलकम इन साइंस विजन। बहुत सारे बच्चों का यह कंप्लेन था और कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चों ने कहा कि आप ऑब्जेक्टिव 5 चैप्टर का नहीं बताया। तो आज मैं चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव लेके आपके पास आया हूं। आप भली बात इस ऑब्जेक्टिव को देखें और समझें। तो सबसे पहला जो प्रश्न आपके पास है वह है अनुगमन वेग भीडी की विद्युत क्षेत्र ई पर कौन सी निर्भरता में ओम के नियम का पालन करता है। तो आप इसको समझ भी सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है भीडी समानुपाती ई स्क्वायर, दूसरा भीडी समानुपाती ई, तीसरा भीडी समानुपाती ई पर पावर हाफ और भीडी बराबर स्थिरांक। तो जैसा कि आपको पता है कि भीडी बराबर स्थिरांक ये तो संभव ही नहीं है क्योंकि अनुगमन वेग कांस्टेंट नहीं होती। दूसरा, अनुगमन वेग समानुपाती रूट ई ये भी संभव नहीं है। और तीसरा भीडी समानुपाती ई, इसका मतलब कि यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा अधिक होनी चाहिए और यह स्क्वायर के रूप में अगर होती तो अनुगमन वेग उसके समानुपाती होता। अर्थात आपका फर्स्ट ऑप्शन भीडी समानुपाती ई स्क्वायर सही है। दूसरा प्रश्न आपके पास है कि किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है और इसकी विद्युत चालकता क्या होगी। मैंने आपको बताया था कि कैपिटल G इक्वल टू 1/R, विद्युत चालकता जो होती है वह विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो इस आधार पर अगर आप इस मान को निकालें तो 1/R/500 और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा आप इसको देखिए कि यहां 1 है और यहां 5 है। इट मीन्स इसको अगर आप करते हैं तो 1/5 इंटू 10 टू द पावर, या आप इसको एक तरीका और ले सकते हैं आप 1000/500 और यहां से 10 टू द पावर, यहां भी आपको 1/1000 करना पड़ेगा। अब क्या हो गया तो 0 यहां से 500, चूंकि आपने 3 से ऊपर गुना किया तो 3 से नीचे भी गुना करना पड़ेगा। तो आपका क्या होगा 500, इसका मतलब 0.0002 प्रति ओम। तो आपका जो फाइनल आंसर इसमें आप देखिए, ये तो संभव नहीं, ये भी संभव नहीं, ये भी संभव नहीं, तो ये संभव है। अर्थात आपका ये हो गया दूसरा का आंसर 0.002 प्रति ओम। अब तीसरा प्रश्न आपके पास है 40 ओम प्रतिरोध वाले धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। ऐसे तो इस न्यूमेरिकल्स को सोल्व करके भी आप निकाल सकते हैं और आपको सोल्व करना आता है, लेकिन मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक बतलाता हूं। ध्यान से देखिएगा कि अगर किसी भी प्रतिरोध वाले धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध हमेशा प्रारंभिक प्रतिरोध की चौगुनी होती है। बस सिंपल सी बात है। अर्थात प्रारंभिक प्रतिरोध 40 ओम है तो वह 4 गुनी होगी, है ना। इसका मतलब है कि आपको मैं ये ट्रिक्स बतला रहा हूं, इस ट्रिक्स के आधार पर आप बना सकते हैं। अगर प्रारंभिक प्रतिरोध आपका ये नया प्रतिरोध R' है तो R' बराबर 4R और 4 गुने 40, इसका मतलब 160 है। इसका मतलब है कि आपका जो ये आंसर हो तीसरा वो 160 हो। ये ट्रिक्स है, आप इसको समझ सकते हैं। आप इसको बनाए भी हैं इसका न्यूमेरिकल्स। अब देखिए, फिर भी अगर न्यूमेरिकल्स बनाने में दिक्कत होगी तो आप हम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं इसको फिर से समझा दूंगा। इसके बाद कहता है एक ही वोल्टता के 200 वाट व 100 वाट वाले बल्बों के प्रतिरोध क्रमशः R1 और R2 है, तो आपको इन चारों रिलेशन में कौन सा सही रिलेशन होगा ये आपको बताना है। जैसा कि आपको पता है कि R1 बराबर V²/P1 और R2 बराबर V²/P2। अब यहां कहता है कि यहां कौन सा रिलेशन आपके लिए सटीक होगा। तो यहां का जो रिलेशन आपके लिए सटीक होगा, इट मीन्स जो आपके मान होंगे वो क्या होंगे। चूंकि वोल्टेज दोनों के बराबर है तो जब भी हम रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे
तो क्या रिलेशन हमारा निकलेगा, तो यहां से देखिए आप इसको, इस रिलेशन को हम अगर इस प्रकार से सोल्व करें तो यहां चूंकि आपके पास 200 वाट है और यहां इसके पास 100 वाट है, तो यहां हमारा वैल्यू क्या हो सकता है कि 200 वाट, जैसे हमारा ये R2 बराबर 2R1, ये रिजल्ट हमारे पास आएंगे। R2 का मान 2R1 के बराबर होगा। वो कैसे होगा ये आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। यहां से R2 का मान V²/P2 और 2R1 तो 2 इंटू V²/P1। अब हम क्या करते हैं तो V² कैंसिल, तो P2 बराबर 2/1/P, या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर मैं देखूं इसको तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि P2 बराबर P1/2। तो P1 का मान जहां तक आपका है 200/2 बराबर 100 वाट। तो आप देखिए कि P2 100 वाट कब होगा, जब रिलेशन R2 बराबर 2R1 के बराबर होगा, अर्थात R2 बराबर 2R1 ही रिलेशन सटीक होंगे। तो ये मान आपके लिए सफिशिएंट हो गया, ये सटीक आंसर होगा आपका। अब इसके बाद है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल E वोल्ट है और जब इसे लघुपथित किया जाए तो इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। देखिए, लघुपथित करने का मतलब है कि इसका बाह्य प्रतिरोध जो है वह क्या हो जाता है, बिल्कुल नगण्य होता है। जब बाह्य प्रतिरोध नगण्य हो जाएगा तो इस स्थिति में क्या होगा कि इसका टर्मिनल वोल्टेज बिल्कुल शून्य हो जाएगा, अर्थात आपका सी इसके आंसर होंगे। क्योंकि आपको पता है कि I बराबर E/R प्लस स्मॉल r होता है। तो अब सीधी सी बात है कि जब आप इस मान को बाह्य वोल्टेज आपके 0 हो जाएंगे तो इस स्थिति में आपका टर्मिनल वोल्टेज जो है वो बिल्कुल ही 0 हो जाएगा। अब इस चीजों को आप नोट कर सकते हैं या आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए आपके पास 6 से ऑब्जेक्टिव है, 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, कौन ओम के नियम का पालन करता है। कौन ओम के नियम का पालन करता है। जैसा कि आपको पता है कि 2 प्रकार के चालक होते हैं, एक ओमीय चालक और एक अनओमीय चालक। ओमीय चालक वैसे चालक होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं, जैसे जितने भी धात्विक चालक हैं सभी ओम के नियम का पालन करते हैं। और एक अनोमीय चालक होता है। अनोमीय चालक क्या है, ऐसा चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करता, जैसे डायोड, वाल्व, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर इत्यादि। तो यहां आपका कह रहा है ओम के नियम का पालन करता है, तो ये धात्विक चालक है। इसका शुद्ध आंसर धात्विक चालक। इसके बाद कहता है 4 केल्विन पर पारे का प्रतिरोध क्या होगा। तो 4 केल्विन पर पारे का प्रतिरोध 0 होता है। इसके बाद कह रहा है कि परम शून्य पर जर्मेनियम विद्युत का क्या होता है। बिल्कुल सही बात है, परम शून्य जिसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है, एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है। और आपको पता है कि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी -273.17 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से नीचे का जो ताप है वो परम शून्य ताप पैमाना कहलाता है। और इस पर जर्मेनियम विद्युत का कुचालक होता है। क्यों कुचालक होता है, क्योंकि यहां मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान बहुत ही कम होता है। इसके बाद अधिकांश धातुओं के लिए श्रांति काल क्या होता है। अधिकांश धातुओं के लिए श्रांति काल का मान हमेशा 10⁻⁻14 सेकेंड होता है। अब कहता है समान लंबाई के तांबे के 2 तारों का व्यास का अनुपात 1:2 है, उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। जैसा कि आपको पता है कि R समानुपाती 1/a। इसके आधार पर अगर आप बढ़े आगे तो R समानुपाती 1/r²। इस दृष्टिकोण से अगर आप गौर करके देखें तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 4:1। ये आपका वैल्यू सही है, अर्थात समान लंबाई के तांबे के 2 तारों के व्यास का अनुपात अगर 1/2 है तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात 4:1 होता है। क्योंकि आपको पता है कि D बराबर 2R होगा। और इसके द्वारा अगर आप बात करते हैं
कि R बराबर तो D/2 होगा। तो इस दृष्टिकोण से अगर आप सोल्व करें तो 4:1 होगा। अब आप इसको नोट कर सकते हैं या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2, 3। अब देखिए आपको 11वां नंबर का ऑब्जेक्टिव समझिए। दो प्रतिरोध R1 व R2, इसमें कह रहा है कि R1 का मान कम है R2 से, अर्थात R2 का वैल्यू ज्यादा है। दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं और तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ये कभी भी संभव नहीं है कि तुल्य प्रतिरोध इन दोनों के श्रेणी क्रम संयोजन से अधिक होगा, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि R1 से बड़ा कभी भी उसका तुल्य प्रतिरोध नहीं होगा और तुल्य प्रतिरोध से बड़ा कभी भी R2 नहीं होगा, क्योंकि R2 का मान R1 से बड़ा। तीसरा हम देखते हैं कि R2 इज ग्रेटर देन R और R ग्रेटर देन R1 प्लस R2, अर्थात ये भी संभव नहीं है, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों को हम अगर जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद वह तुल्य प्रतिरोध से बड़ा होगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ R2 का परिमाण R1 से बड़ा। तो इसका सबसे एग्जैक्ट आंसर होगा तुल्य प्रतिरोध के लिए, क्योंकि R2 बड़ा है तो R1 ही हमारा छोटा है, तो वह तुल्य प्रतिरोध से हमेशा बड़ा होगा, इसलिए R इज लेस देन R1। तो हमारा डी आंसर 11 नंबर का सही होगा। अब समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में, उसके पश्चात समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। तो अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का अगर हम अनुपात निकालें तो हमारा वैल्यू हो जाएगा, दोनों का अनुपात हम जब निकालते हैं तो अगर मान लेते हैं कि ये श्रेणी क्रम का n है, श्रेणी क्रम का अगर हम मान लीजिए कि n है और समांतर क्रम का 1/n है, तो ये वैल्यू हमारा कितना हो गया n², अर्थात हमारा दोनों प्रतिरोधों का अनुपात हमारा हो गया n²। अब देखिए, अब कह रहा है यहां से कि A और D के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो ये देखिए, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो जब श्रेणी क्रम में होंगे तो RS1 का मान 3 जोड़ 3 बराबर 6 हो, और ये दोनों भी श्रेणी क्रम में है तो RS2 का मान 3 जोड़ 3 बराबर 6। तो इसका मतलब है कि ये भी श्रेणी क्रम में, ये भी श्रेणी क्रम है और सब आपस में समांतर क्रम, अर्थात 1/RP का मान 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 अर्थात 3/6, जिसको हम लोग 1/2 कहेंगे, या 1/RP, देन RP का मान 2 ओम। तो यहां से 2 ओम का ऑप्शन आपके पास क्या आ रहा है, डी, अर्थात आपका ए और डी के बीच तुल्य प्रतिरोध 2 ओम है। अब कह रहा है विद्युत क्षेत्र बढ़ाने पर अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसा कि आपको पता है कि अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है। आप जितना विद्युत क्षेत्र बढ़ाओगे उतना अनुगमन वेग बढ़ेगा, क्योंकि VD समानुपाती E। तो आपका रिजल्ट क्या हो गया, बढ़ता है। अब विद्युत परिपथ की शक्ति, जैसा कि आपको पता है कि P बराबर V²/R, तो यहां से विद्युत परिपथ की शक्ति क्या हो जाएगी, V²/R। आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखिए 16वां नंबर का ऑब्जेक्टिव आपके पास है, रासायनिक तुल्यांक W और विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे नियतांक क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रासायनिक तुल्यांक और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के अनुपात को फैराडे नियतांक कहा जाता है और फैराडे नियतांक को F से सूचित किया जाता है। तो आप यहां देखिए W/Z, ये आपका क्या हो गया W/Z, सॉरी ये आपका जो है Z/W, ये आपका Z/W और ये आपका Z²/W। तो यहां से आप देखिए कि इस चारों ऑप्शंस में आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो रासायनिक तुल्यांक और विद्युत रासायनिक तुल्यांक का अनुपात कहां है, रासायनिक तुल्यांक W और विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z, अर्थात आपका ए ऑप्शन सही है, F बराबर W/Z। अब कह रहे हैं तांबे के वोल्टामीटर में 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब I बराबर 1.6 एम्पियर। और कह रहा है कैथोड पर प्रति मिनट टाइम आपने दे रखा है 60 सेकेंड प्रति मिनट और एकत्र होने वाले कॉपर प्लस आयनों की संख्या। तो
आयनों की संख्या ज्ञात करना है, इसका मतलब आपको n चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि Q बराबर IT और Q का मान होता कितना है, तो Ne बाय बराबर IT। और चूंकि यहाँ कॉपर पर 2 प्लस प्लस हैं, तो इसका मतलब हो गया कि N इंटू 2 इलेक्ट्रॉन बराबर IT। इससे N का मान अगर आप निकालें तो IT बटे 2E। I का मान 1.6, टाइम का मान 60 सेकेंड और 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो ये मान कैंसिल, 30 दूनी 60, तो आपका वैल्यू 30 गुने 10 पर पावर 19 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप देखिए यहां से कि कौन सा ऑप्शन में 30 गुने 10 पर पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इट मीन्स अगर आप इस प्रकार से मान लेते हैं तो आपका वैल्यू हो जाएगा, यहां से 30 है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 गुने 10 पर पावर 20 इलेक्ट्रॉन, तो जो कि हमारा ए नंबर आपका आंसर होगा। अब कह रहे हैं रासायनिक तुल्यांक बराबर होता है। रासायनिक तुल्यांक किसके बराबर होगा, तो परमाणु भार बटे संयोजकता के अनुपात के बराबर हमारा रासायनिक तुल्यांक होता है। अब 1 फैराडे कितने के बराबर होता है, 1 फैराडे 96,500 कूलाम के बराबर होता है। अब कह रहा है यहां से कि एक कार्बन प्रतिरोधक में प्रतिरोध का मान क्या होगा। जैसा कि आपको पता है कार्बन प्रतिरोधक ये पीले कलर से रंगा गया है और पीले कलर का कलर कोड 4 होता है। दूसरा बैगनी कलर से रंगा गया है और बैगनी कलर का कलर कोड ये B1 है और ये B2 है। तो बैगनी कलर का कलर कोड 7 होता है, तो 7 डाल दिया गया। तीसरा कत्थई, और कत्थई का कलर कोड 10 टू द पावर 1 होता है, जो कि मैंने डाल दिया B3। और ये हमारा B4, और B4 चूंकि सुनहला है इसका मान प्लस माइनस 5%। अगर इसको सोल्व किया जाए 470 प्लस माइनस 5% होगा, जो कि हमारा ये नंबर है। तो इस प्रकार हमने आपको 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव चैप्टर 5 के विद्युत धारा से बताया। अब मैं आगे अगले चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। और भी विशेष जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।